वेलकम एवरीवन, दिस इज गौरव हियर फ्रॉम डीईसी। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि आमतौर पे चर्चित रहता है, मुख्य तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, और ये मुद्दा है अंग्रेजी को कैसे सीखा जाए या फिर उसका प्रभुत्व जो आज हमारे समाज में है, हमारे प्रोफेशनल करियर में है, टेक्नोलॉजी में है। तो ये बात तो हम सबको बहुत ही क्लियर पता है कि ये लैंग्वेज अपने आप में काफ़ी मायने रखती है, न केवल स्टूडेंट्स के लिए बट ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल्स जो कि कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, अच्छे पदों पे हैं और उनको प्रोग्रेस भी करना है, मतलब करियर प्रोस्पेक्ट के लिए भी। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी की जो शुरुआत है, कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए जाए, बहुत सिंपल, ताकि एक क्लैरिटी एस्टैब्लिश हो। क्योंकि आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि इतने सारे मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, इतने सारे चुटकुले आपको मिलते हैं और इतने सारे ज्ञानी भी आपके आसपास भी होते हैं जो आपको सलाह देते होंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, और कभी कभी आप बचते भी होंगे कि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो ये जो नॉलेज एक्सप्लोजन है, ये भी तो कई मायने में प्रॉब्लमेटिक होती है जब तक हमें ये नहीं पता होता है कि चीज़ों को तराशते कैसे हैं, कैसे उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी को अगर सीखना है तो क्या क्या से या कौन से तरीके हो सकते हैं। एक तो हम मानेंगे कि नेचुरल वे है, ठीक है, जो कि हमारी मदर टंग आपने जिस तरह से सीखी है वो क्या है, वो एक नेचुरल तरीका है ना। आप उसके लिए किसी सिस्टमैटिक चीज़ों के अंदर नहीं गए हैं जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। ये नेचुरली आपने अडॉप्ट की है। यहाँ पे क्या आप करते हैं, सीखने से ज़्यादा आप क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। दूसरा तरीका एक ये हो सकता है एकेडमिक वे। अब ये होगा सिस्टमैटिक अप्रोच, कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में आप पढ़ेंगे। तो नेचुरल वे जो देखा, इट कैन बी अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यहां पे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है नहीं, इसमें टाइम कोई मायने नहीं रखता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तीसरा जो है वो अभी हम देखेंगे। एकेडमिक में हम थोड़ा सा इलैबोरेट करें, इस सिस्टमैटिक जो अप्रोच है, किसी सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए। सेकंड लैंग्वेज क्यों बताई मैंने, क्योंकि आपकी कोई ना कोई तो मदर टंग होगी, है ना। तो जब कोई लैंग्वेज ही नहीं थी आपके पास, जब आपका जन्म हुआ था, तो आपके पास और कोई चारा बेसिकली नहीं था। तो जो भी चीज़ आपने अडॉप्ट की और जो भी चीज़ आप समझे, वही चीज़ आपको देकर गई, मातृभाषा सिखा गई। अब सेकंड लैंग्वेज जब हमें सीखनी है तो मदर टंग बेसिकली हमें हेल्प करती है मीनिंग समझाने के लिए, ठीक है। तो आइडियली आप ये समझ सकते हैं कि मदर टंग को सीखने के लिए जितना टाइम लगा था, जितना वक्त लगा था, उससे ये कम लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लैंग्वेज अवेलेबल है इसको इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें एकेडमिकली, तो सबसे पहला तो यही चीज आता है कि लेवल चेक किया जाए कि अभी हम कहां पे हैं। अब
मुद्दा वापस यही आता है कि ये है क्या, क्यों ना हम डायरेक्ट जो करिकुलम है, जो सब्जेक्ट्स है पाठ्यक्रम में दिया गया है, अंग्रेजी ऐसे सीखे, शुरुआत वहीं से क्यों ना करें। इसका मूल कारण यही है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है ना। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज बहुत बड़ा ओशन है, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आप शुरू करें और वो खत्म ही ना हो, है ना। तो इतना बड़ा जो दायरा है, पहला तो वो कौन से दायरे में आप अभी आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, कौन से लेवल पे आप आते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये होता है कि हम अपना लेवल चेक करा लें कि अभी हम अंग्रेजी में कहाँ पे हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या प्रोफेशनल्स है, या मान ले हाउसवाइफ है, आपको कहीं ना कहीं तो अंग्रेजी आपने सीखी होगी एज ए सब्जेक्ट। इवन 5वीं कक्षा से ये शुरू हो जाता है, तो अंग्रेजी आपने कहीं ना कहीं तो सीखी है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो टेक्स्ट बुक तक ही रह जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा है। तो जितना भी आज तक आपने सीखा है ना, वो यहाँ पे हम लेवल चेक के लिए अगर यूटिलाइज करें तो बड़े बड़े तौर पे 2 चीजें हमें पॉसिबल है बाहर आने के लिए। उसमें से पहला एक है कि या तो फिर आप बेसिक लर्नर हैं या फिर आप एडवांस लर्निंग पे जा सकते हैं। हालांकि इसमें लेवल भी कई सारे हैं, बट मुख्य रूप से आप 2 लेवल इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब क्या करना है? अच्छा, मान लें आप यहां पे क्लासिफाई होते हैं लेवल चेक में। मैं बता दूं यहां पे कि लेवल चेक कैसे करना है। इसके लिए एक कोई भी छोटा सा असेसमेंट कहीं से भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसा आपके आसपास है जिसका अंग्रेजी कुछ अच्छा भी है, उसको भी आप दे सकते हैं, भाई रुको थोड़ा सा 10-15 सेंटेंस में लिख के दे रहा हूं, आप देखो क्या लग रहा है आपको, है ना। वो जो भी ओपिनियन दे रहा है, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि आप कहां पे फॉलो करते हो, एटलीस्ट यहां पे या यहां पे। तो मान ले कि बेसिक में हम फॉलो हो रहे हैं, है ना। भारत की हमारी एक आस्था रही है कि चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, मगर अंग्रेजी पे आपका अगर प्रभुत्व है तो आप कहीं ना कहीं करियर में कुछ कर लेंगे। ना सिर्फ उतना, उसका सोशल वर्चस्व भी इतना है, सोशल स्टेटस भी उतना बढ़ जाता है। उसके सामने एक दुर्भाग्य ये भी है कि कुछ राज्यों में बहुत ही कम इसकी जो स्किल है, इंग्लिश स्किल है, वो पाई गई है। इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, मगर अंग्रेजी की जो कमांड है, कम्युनिकेशन स्किल है, ये जो करस्पॉन्डेंस होते हैं, एवरेज लेवल पे बच्चे इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो देखेंगे बेसिक में अगर है तो फिर इसमें क्या करना है। देखो, ऐसा मान ले कि इसके अंदर ये ऐसा कैंडिडेट है जहां पे उसको ABCD Z के अलावा ज्यादा कुछ उसको नहीं आता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो क्या बनेगा कि एक तो वो ग्रामर स्ट्रक्चर्स ले ले। इसमें नई बात तो कुछ है नहीं, ये हम बचपन से करते ही आए हैं, बट और कोई रास्ता भी नहीं है। जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप बड़े बड़े सेंटेंस बोल कैसे पाएंगे, लिख कैसे पाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे कोई भी करस्पॉन्ड क्यों ना हो, कोई भी ईमेल क्यों ना हो, है ना। सेंटेंस बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कैसे अरेंज करना वो आपको कौन सिखाएगा? ग्रामर सिखाएगा। इसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, कोई बोलते हैं, है ना, कोई बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ऑक्सिलरी।
ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी ग्रामर के सेंस में है, नो इश्यूज, बट एक चीज हमें ये समझनी है कि पहले आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि जो पढ़ाने वाला है, जहां से आप सीखते हैं, किस तरीके से पढ़ाता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है कि आप कितना अच्छे से समझ सकते हैं। तो हाँ, मैं मानता हूं कि जो डिलीवर कराने वाला है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीजों को डिलीवर करने की क्षमता रखता है। दूसरा है हमारी लिसनिंग एबिलिटी। ठीक है, लिसनिंग एबिलिटी मतलब क्या? देखो, यहां पे वही आता है जो अभी मैंने आपको पहले बताया था। नेचुरल वे में अगर आपने ध्यान से सुना है तो बताया था कि जब आप बॉर्न होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसका कुछ काम नहीं होता है, उसका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि आसपास चीजें क्या हो रही है ना, उसको बस समझे। समझे तो थोड़ा सा दूर की बात है, बट वो सब देखे और कुछ शब्द के प्रयोग कोई करते हैं और वो प्रयोग करने के बाद कुछ एक्शन होता है, तो कुछ उसके अंदर क्लिक होता है। वापस वो सेम शब्द का प्रयोग कोई करते हैं बाहर वाले लोग और सेम एक्शन होता है, तो वापस वो जो स्थिति है उसके अंदर फिक्स होती है। तीसरी बार वो वापस कोई शब्द बोलता है, वापस सेम एक्शन होती है, तो वापस ये जो संकल्प है, ये जो आइडिया है, वो फिक्स होता जाता है बच्चे के माइंड में, है ना। तो यही चीज हमें बेसिक लर्नर के अंदर भी करवानी पड़ती है, लिसनिंग एबिलिटी। देखो, इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं, इनपुट, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया, इनपुट। ये आपका टेक्निकल इनपुट हो गया जो कि स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, और ये आपका हो गया इनपुट जो आपको तरीके, प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता रहा है। सो बेसिकली इनपुट हम जो बात कर रहे हैं वो आप रिलेट करके देखिए कि बच्चा जब जन्म होता है उनका, तो उनका काम यही होता है कि आसपास के जो भी चीज़ें वो सुनते रहे, है ना, न सिर्फ कानों से, आंखों से भी। ठीक है, तो दो तरीका है जिससे वो इनपुट सबसे ज़्यादा लेता है बच्चा, एक तो कान से है, दूसरा आंखों से है। रिलेट करके देखिए, यहाँ पे अभी जो बेसिक पे आपकी लेवल है, आपकी एज बच्चे की नहीं है, बट आपकी जो लेवल है, जो सीखने की एबिलिटी है, जो नेचुरल वे है, उसी तरीके से हम आपको बताने जाए तो ये दोनों हैं वो इनपुट का काम करेंगे। ये टेक्निकल इनपुट का काम करेंगे जिसके बिना आगे काम बन नहीं सकता। ठीक है, और दूसरा ये काम करेगा आपका प्रोनाउंसिएशन से, है ना, लिसनिंग एबिलिटी। अब ये चाहे कुछ भी हो सकता है कोई पॉडकास्ट है, हो सकता है कोई अच्छे से वीडियोस हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स है, तो उनके आप जो ऑडियो या वीडियोस हैं, ये आप रिपीट मोड पे रखेंगे। एक बार दो बार से यहां पे इनपुट की क्वालिटी नहीं मिल सकती। यहां पे आपको ये जो इनपुट की बात हम कर रहे हैं, ये सारे इनपुट रिपीटेशन पे रखने पड़ेंगे। वापस जाओ और सोचो, जब बच्चे थे तब शायद एक शब्द होगा, वो करीब करीब 500-600 बार सुना होगा, उसने पहली बार ट्राई किया होगा उससे पहले, है ना, तब जाके उसको, और वो भी थोड़ा सा तोतली आवाज में बोला होगा जब पहली बार जब वो बोला होंगे तो, या फिर लिखे होंगे तो ये रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, आपकी पेशेंस की टेस्ट होती है, क्योंकि अब आप ग्रोन अप होते हैं, टीनेजर होते हैं, एडल्ट होते हैं, या फिर मान ले प्रोफेशनल्स होते हैं। पेशेंस यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है आपको। एक बार एक लिसनिंग या एक पॉडकास्ट सुन लिया, समझ में आ गया है, बट लैंग्वेज नहीं आएगी। लैंग्वेज 10, 15, 20 बार सुनने के बाद आएगी। तो
थोड़ा सा आपको बोरिंग वाला जो एंगल है उसको साइड पे रखते हुए लैंग्वेज अगर टारगेट है तो सेम चीज बार बार सुनना, ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है बेसिक वालों के लिए। साथ में आप ग्रामर के स्ट्रक्चर्स तो पढ़ ही रहे हैं एज ए इनपुट, तो टेक्निकल पोर्शन भी हमारा स्ट्रांग हो रहा है और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन वाला पार्ट है ये भी हो रहा है। एक और बेसिक का मैं एंगल बताऊं तो वो आपका हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन। देखो ये दोनों ही पार्ट में सिर्फ और सिर्फ इनपुट की बारी आई है। ये पहली बार है जहां पे आप कुछ चीजें ट्राई करेंगे, चाहे स्पीकिंग में है या फिर राइटिंग में है, ये दोनों ही आउटपुट का कार्य करेंगे। बोलेंगे आप क्या, जो आपने बहुत बार यहां पे सुने ही। और रेशियो क्या रखना है, मान ले आपने 100 सेंटेंसेस सुने थे किसी पॉडकास्ट में, 100 सेंटेंसेस सुने थे किसी पॉडकास्ट में, और ये 100 सेंटेंसेस आपने करीब करीब 20 बार रिपीट किए हैं सुनने के लिए। मतलब ये पूरा पॉडकास्ट या फिर कोई भी ऑडियो या वीडियो आपकी जो पसंदीदा है 20 बार आपने सुना है, तो रेशियो पॉसिबल है कि 10 उसमें से सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो आप अब बोलने की काबिलियत रख सकते हैं उसी तरीके से, उसी प्रोनाउंसिएशन से, उसी इंटोनेशन से, और उसी तरह का जो मैसेज है वो कन्वे होने की पॉसिबिलिटी है। ये रेशियो है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर आपको 100 सेंटेंसेस बोलने हैं या लिखने हैं, जो कि आउटपुट वाला मॉड्यूल है, तो आपको इनपुट कितने करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मिथ है थोड़ा सा, यहां पे मैं चाहता हूं कि आप समझे। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग करना है या फिर इंग्लिश राइटिंग में अच्छा कुछ करना है तो आपको, और अगर स्पेशली आप बेसिक लेवल पे है तो आपको ज्यादा एफर्ट स्पीकिंग पे नहीं डालना है, ज्यादा एफर्ट राइटिंग पे नहीं डालना है, इनपुट पे। देखो इनपुट है ही नहीं, इनपुट है ही नहीं। मान ले आप मार्केट में से पेन ड्राइव हम खरीद के लाए हैं, 1 TB पेन ड्राइव, पीसी में डाल के हम कुछ डबल क्लिक करने की कोशिश करते हैं, कुछ बजेगा नहीं, कुछ होगा ही नहीं। अंदर मेमोरी है बट इनपुट हमने कुछ दिया ही नहीं। जिंदगी में कभी इनपुट आपको मिलने का हो सकता है मौका ना मिला हो, या फिर मिला है तो हो सकता है क्वालिटी वाला थोड़ा ना हो, या फिर हो सकता है रिपीटेशन वाले कॉन्सेप्ट से आप ना गुजरे हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो ये एक मौका है कि आप अगर आउटपुट वाले मॉड्यूल पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो वर्कआउट आप इनपुट पे करें। आप यहां पे, हाँ ये हो सकता है कि लिसनिंग का जो आप ऑडियो वीडियो जो भी आप सुन रहे हैं ये किस लेवल की है। ऐसा ना हो कि आप BBC का पॉडकास्ट उठाकर सुन रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप जो भी फेमस एंटरप्रेन्योर्स है या फिर CEOs है या फिर मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जैसे कि स्पिरिचुअल गुरु आजकल सदगुरु जी की हम बात करें, तो आपको सुनने में बहुत मजा आता है। बेसिकली आप इम्प्रेस्ड है उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके कुछ शब्दों से और उनके एक्सप्रेशन से, मगर उनकी लैंग्वेज समझ पाना शायद आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि जो लिसनिंग आप कर रहे हैं वो पहले तो बेसिक लेवल की ही पॉडकास्ट या वीडियो ऑडियो रहे। तो सही चुनाव, मटेरियल का चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, कौन पढ़ा रहा है, किस तरीके से करवा रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है। हो सकता है थोड़ी सी चीजों को अलग तरीके से पेश करके आपको अगर दिया जाए तो आप उसको समझने की काबिलियत रखें। तो हाँ, इन दोनों की क्वालिटी तो है ही है, डिपेंड, जो डिसाइड करेगा कि इनपुट की क्वालिटी कैसी रहेगी, और वही डिसाइड करेगा कि आपकी आउटपुट की क्वालिटी कैसी रहेगी। और इन दोनों के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू मेरे हिसाब से अगर कुछ है तो वो है पेशेंस।
पेशेंस नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, मगर पेशेंस नहीं होगा। आप 2 बार सुन लिया, हाँ ये पता चल गया अभी बहुत बुरे, चलो नया लेके आओ। जो आजकल स्पेशली हमारे जो यूथ है इसमें कमी पाई जाती है, तो ये मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम या सोचने की हमारी बारी है कि क्या हम इतना पेशेंस है कि हम किसी चीज़ को इतने रिपीटेशन पे रखें, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक समय पे हम अच्छे से अच्छा आउटपुट क्वांटिटी में बनाने की क्षमता रखें। तो ये जो एक पूरा 3 फेज मैंने बेसिक का बताया है, ग्रामर स्ट्रक्चर्स का, लिसनिंग का और सिंक्रोनाइजेशन का। देखो सिंक्रोनाइजेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, मैंने यहां पे सिर्फ आउटपुट लिखा है। हो सकता है आपको किसी क्लास में एक्टिविटी करने का मौका दे, या फिर रोल प्ले करने का मौका दे, या फिर आप कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हो जहां पे आपको मौका मिल रहा है कुछ कॉन्वर्सेशन करने के लिए इंग्लिश के अंदर, हो सके लेट्स से बैंक में, है ना, या फिर होटल पे, रिसेप्शन पे। तो ये आपके मटेरियल है बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके आउटपुट की क्वालिटी की, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होगी, है ना। आप बाहर जाएंगे, 2-4 लाइन बोलेंगे, थोड़ा सा डर लगेगा, है ना। अब वापस आएंगे, वापस इसके ऊपर आप वर्कआउट करना शुरू करेंगे और बहुत करेंगे। वापस आप खुद ट्राई करेंगे आईने के सामने खड़े रहकर, जो भी आपने सुना है, जो भी आपको लग रहा है उसमें, जो भी याद है, आप बैठ के कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज को इम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, और तब जाके थोड़ा सा अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, वापस आप आउटपुट के लिए कुछ मटेरियल या फिर ऐसे लोकेशन ढूंढ रहे हैं जहां पे आप कुछ चीजें अपने आप प्रयोग करना चाहते हो, है ना। ऐसे ही करते करते आपकी जो बेसिक वाली स्किल है, ये पॉसिबल है कि आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनाए। हाँ, इसमें ये भी एक पक्ष है कि जब राइटिंग की बात आती है या फिर मान लें कि स्पीकिंग की भी बात आती है, तो इन दोनों का फीडबैक जरूर लें। अगर ट्रूली आपको इंप्रूव होना है कम्युनिकेशन स्पेशल इंग्लिश में, तो फीडबैक लेना ना भूलें, क्योंकि जब तक आपको कोई ये बताने वाला नहीं है कि यार आपने जो आउटपुट दिया है ये किस क्वालिटी का है, तो आप किस ग्राउंड पे अगली बार प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेक्ट करने के लिए करेंगे, है ना। तो आपको कोई बताने वाला चाहिए, चाहे वो कोई आपका दोस्त ही क्यों ना हो, या फिर कोई आपका नेबर, जो भी, सोशल मीडिया तो आज है ही है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके फीडबैक देने वाला या देने वाली उसको ढूंढ लो, इसके बिना आपकी साइकिल चलेगी नहीं बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने पूरा देखा बेसिक का, कि इंग्लिश की हम बात करें, और अगर आप बेसिक पे फॉल हो रहे हो तो मुख्य रूप से आप 3 चीजों को ध्यान में रख सकते हैं, जहां पे एक है ग्रामर, दूसरा है लिसनिंग, दोनों ही इनपुट का काम करेंगे, एक है टेक्निकल रूप से, दूसरा है फंक्शनल रूप से, और तीसरा है इन दोनों को यूटिलाइज करके हम कुछ चीजें प्रयोग करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके तहत आप कई लोकेशंस, हो सकता है आपके घर से शुरू कर दे, प्रयोग करें और कुछ चीजें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, एंड लास्ट फीडबैक, जो भी आपने प्रयोग किए हैं तो कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कितने सही जा रहे हैं। देखो जिंदगी एक ही है, मैं तो ये मानता हूं, उसमें आपको सिर्फ प्रयोग ही प्रयोग करते रहने हैं। पॉसिबल है कि पहली बार प्रयोग करने से आप सफलता ना मिले, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरी बार भी आपको प्रयोग करने ही पड़ेंगे, और पूरी संभावना है कि दूसरी बार भी आप फेल हो, तो तीसरी बार उठने की हिम्मत भी जुटानी है ना। और तीसरी बार भी प्रयोग करने के बाद कोई गारंटी होती नहीं है, और ये सच है इवन करियर डेवलपमेंट के लिए भी हमारे, ठीक है। तो परसिवरेंस, रेवरेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार तो भी टेक्निकल नॉलेज आपको कुछ कम होगा तो चलेगा, तो ये सही है हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए भी,
कि आपके पास बेसिकली और कोई रास्ता है नहीं प्रयोग करने के अलावा, ठीक है। तो आप ट्राई करते रहिए, इनपुट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आउटपुट पे ट्राई कीजिए कभी कभी एक फाइन लाइन जो निकलती है और उस पर फीडबैक लीजिए, करेक्शन करने के लिए वापस इनपुट पे जाइए, ये साइकिल चलती रहनी चाहिए। तो ये जो हमने देखा बेसिक के लिए कि किस तरीके से आप खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। एडवांस की बात करें, मान ली लेवल चेक के बाद अगर आपका लेवल ऐसा आ रहा है कि बेसिक्स क्लियर है, तो एडवांस आपको सीखनी है, इसका क्या तरीका है? इसके लिए हमारे पार्ट 2 वीडियो जो है वो आप क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।